दोस्तों, यह बांझपन है या नसीब का खेल? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 3 शादियां खुशी से नहीं की थी, बल्कि इतना बड़ा कदम औलाद की खातिर उठाया था। 3 पत्नियां होते हुए भी अंकित औलाद के सुख से वंचित था। इसी कारण एक के बाद एक 3 शादियां कर चुका था। दौलत जायदाद की अंकित के पास कोई कमी न थी, परंतु इस जायदाद का वारिस कोई नहीं था। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से भी इलाज करवाया। डॉक्टर पत्नी का चेकअप करते तो मैं भी अपना चेकअप करवा लेता था। शायद मेरे अंदर ही कोई बीमारी तो नहीं। रिपोर्ट सही आने के बाद अंकित की परेशानी और बढ़ जाती। जब बीमारी ही नहीं है तो संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्या मेरी तीनों पत्नियां बांझ हैं या मेरे भाग्य में संतान नहीं है? अंकित उदास बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त विकास वहां आया। विकास अंकित की उदासी और परेशानी की वजह अच्छी तरह जानता था और तब विकास ने उसको बताया कि मैं ऐसी लड़की को जानता हूं जो पैसा लेकर बच्चा पैदा करके देती है। यह सुनकर अंकित खुश हो गया और विकास के साथ वहां चला गया। वहां जाकर देखा तो वह एक तवाइफ का अड्डा था। अंकित वहां जाते हुए कुछ हिचकिचा रहा था, क्योंकि इससे पहले वो कभी वहां नहीं आया था। भले ही उसने 3 शादियां कर ली थी, लेकिन वह अय्याश किस्म का मर्द बिल्कुल न था। अंकित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बेचारा सर झुकाए चल रहा था ताकि कोई देख न ले, क्योंकि उसका मिलना जुलना शहर के बड़े अमीरों से था। लेकिन यह उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो उसे यहाँ खींच लाई थी। जैसे तैसे विकास अंकित को अंदर ले गया। अंदर की चहल पहल और बड़े से तख्त पर पान चबाती हुई एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी। अंकित ने कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे कोई बात नहीं करनी। फिर विकास ने कहा, हौसला रखो यार, क्यों इतना घबरा रहे हो? यह कहकर विकास मुझे तख्त पर बैठी हुई उस अधेड़ उम्र की औरत के पास ले गया। शायद वो विकास को जानती थी। आंखों के इशारों से पूछने लगी, यह कौन है? विकास ने कहा, मेरा दोस्त है, इसे पिंकी से मिलवाओ, औलाद चाहिए इसे। विकास ने देर न करते हुए तुरंत ही आने की वजह बता दी। उस औरत ने कहा, यहाँ बैठो साहिब, ऐसे तो बात नहीं होगी। और मैं वहाँ बैठ गया। वो कहने लगी, साहिब इस काम के बहुत सारे पैसे लगेंगे, क्योंकि पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहती। तुम्हारे बच्चे को अपनी कोख में पालेगी तो कैसे कमा के देगी? इस काम के 10 लाख रुपए लगेंगे। आधे पैसे पहले देने होंगे और आधे बाद में। मैंने विकास की तरफ देखा तो वो मुझे तसल्ली देने लगा। अंकित ने कहा, मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूंगा। वो औरत लालची तो थी ही, फौरन बोली, 12 लाख रुपए लगेंगे। अंकित ने जेब से चेक बुक निकाली और 12 लाख का चेक उसे दे दिया। क्योंकि अंकित के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उसने अंकित को बड़ी हैरानगी से देखा और मुस्कुराने लगी। उस औरत ने एक लड़की को आवाज लगाई, अरे नंदनी इधर तो आओ। तभी एक सांवली सी लड़की वहां आई। औरत ने कहा, कोमल को बोलो तैयार हो जाए। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अंकित बोला, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। अंकित की बात सुनकर औरत जोर से हंसने लगी और बोली, हाँ क्यों नहीं, पहले देख लो, अगर तुम्हारे होश न उड़ जाएं तो फिर कहना। जाओ नंदनी, इन्हें कोमल का कमरा दिखाओ। और वो अंकित को कोमल के कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया था। जैसे ही कमरे के अंदर गया तो देखा एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो आधा घूंघट निकाले बैठी थी और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी
कि इसका चेहरा देख सकूं। इस औलाद की चाहत ने मुझे किस दर पे लाकर खड़ा कर दिया था। मेरी अंतर आत्मा मुझे झंझोड़ रही थी, और वह इसलिए क्योंकि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया था। कमरे में चारों तरफ शांति थी। इतने में वह बोली, साहिब ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? इसकी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और घूंघट हटा दिया। जैसे ही उसका चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। जैसा कि उस औरत ने कहा था, मैं तुरंत कमरे से बाहर निकल आया। मुझे बाहर देखकर विकास भी मेरे पीछे पीछे आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, मैं एक खानदानी शरीफ हूँ, तो एक तवाइफ से औलाद पैदा क्यों करूँ? फिर विकास ने कहा, तो फिर अपनी एक पत्नी को तलाक दे दो। वैसे भी तुम्हारी पहली पत्नी अब बीमार रहने लगी है, उसी को तलाक दे दो। यह सुनकर अंकित बोला, इस समय तो उसको मेरी ज्यादा जरूरत है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। फिर विकास बोला, पहले अपनी उम्र देख लो, अब तुम बुढ़ापे में कदम रख चुके हो। वैसे ही उम्र बढ़ने के बाद बच्चा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन विकास भी अपनी जगह सही था। मुझे तो बस एक वारिस चाहिए था जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। विकास कहने लगा, जो मैं बता रहा हूँ, इससे तुम्हें बच्चा भी मिल जाएगा और चौथी शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। और सबको बता देना कि 3 पत्नियों में से किसी एक को बच्चा पैदा हुआ है और किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। अंकित बहुत दिनों तक यही सोचता रहा कि अगर बच्चा चाहिए तो चौथी शादी तो करनी ही पड़ेगी, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई न होगा। फिर एक बार विचार आया कि अपनी पत्नियों से ही सलाह कर लूं, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं मानेंगी। इस समय मैं बहुत परेशान था, क्योंकि एक तरफ बच्चे का दुख, दूसरी तरफ मेरी पहली पत्नी और भी ज्यादा बीमार रहने लगी थी। अब अंकित ज्यादा समय पहली पत्नी को ही देने लगा था। वह पहले ही 2 सौतन का दुख झेल चुकी थी, क्योंकि मेरी तीनों पत्नियां बहुत ही खुश मिजाज और आपस में मिलजुल कर रहती थी, और मैंने कभी इतनी कम उम्र लड़की से शादी के बारे में नहीं सोचा था। क्योंकि मेरी बाकी तीनों पत्नियां भी मेरी हम उम्र ही थी, कोई अनाथ तो कोई बेसहारा। मैंने उनसे इसीलिए शादी की थी जिससे उनको सहारा मिल जाए और मुझे बच्चा। मैं अपनी तीनों पत्नियों से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब विकास ने रास्ता बताया तो उससे भी मैं संतुष्ट नहीं था, और आज मैं किसी पत्नी के पास नहीं गया था, बस बाहर हॉल में बैठा सोच ही रहा था। रात के लगभग 2 बज रहे थे, तभी मेरी पहली पत्नी आई और बोली, क्या बात है कित, अभी तक आप यहाँ बैठे हो? मैंने उसकी तरफ देखा जिससे मेरा 20 सालों का साथ था, और उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वह बोली, बस अपने आखिरी दिन गिन रही हूँ। ज्यादा सोचने के कारण मेरा ब्रेन ट्यूमर बढ़ रहा है, आप तो जानते ही हैं। मुझे पता था यह कुछ महीनों की ही मेहमान है, फिर भी मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाऊं। वो कहने लगी, अब कोई फायदा नहीं, मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं, और फिर बड़ी हसरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप मेरा इलाज नहीं, बल्कि जिस ख्वाहिश की वजह से मुझे यह बीमारी हुई है, बस वही एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। अंकित उसकी बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि अंकित के पास दौलत की कोई कमी न थी। उसको लगा कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो उसकी मैंने पूरी न की हो। अंकित बोला, कविता, कौन सी ख्वाहिश की बात कर रही हो? मैंने तो तुम्हें किसी चीज के लिए भी कभी नहीं रोका। अंकित, आप गलत समझ रहे हैं, आपने तो मुझे जिंदगी का हर सुख दिया है, लेकिन मैं जिस ख्वाहिश की बात कर रही हूँ वह आपका बच्चा है, जो मैं आज तक आपको नहीं दे पाई। इसलिए आप मुझे तलाक देकर चौथी शादी कर लीजिए।
मेरा क्या है, मैं तो इस घर में क्या बल्कि इस दुनिया में ही कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मैं इस घर के एक कमरे में रह लूंगी, बस मरने से पहले आपका बच्चा जरूर देखना चाहती हूँ। इस पर अंकित ने कहा, नहीं, मैं पहले ही तुम्हें 2 सौतनों का दुख दे चुका हूँ। कविता बोली, नहीं, मैं सोच रही थी कि आपको वारिस मिल जाए। मेरा साया तो आपकी दोनों पत्नियों पर भी पड़ चुका है। यह कहते हुए कविता की आंखों से आंसू निकल पड़े। अंकित ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है कविता, शायद मेरी किस्मत में औलाद ही नहीं है। मेरी बात सुनकर कविता बोली, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से की है, तो फिर रात उस तवाइफ के पास से क्यों वापस चले आए? कविता की बात सुनकर अंकित बहुत चकित हुआ। बोला, तुम्हें किसने यह बात बताई? कविता बोली, किसने बताई यह जरूरी नहीं है, आप बस मेरी बात का जवाब दीजिए। अंकित बोला, मेरा दिल इस बात को गवारा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह एक तवाइफ है और उसकी उम्र भी मुझसे आधी है। यही लगभग 19 या 20 साल। उसको देखकर तो मुझे तरस आ गया। पता नहीं इतनी कम उम्र में क्यों ऐसा काम कर रही है। जितनी उसकी उम्र कम थी, उतनी ही वो खूबसूरत भी थी। मुझसे शादी करके अगर लड़की पैदा होती तो वह शायद उससे भी खूबसूरत होती। कविता बोली, आप उसी लड़की से शादी कर लीजिए। अंकित ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कौन तवाइफ से शादी करता है? वैसे भी उसकी मालकिन कभी भी ऐसा नहीं करने देगी, और वह मुझसे बहुत छोटी है। मुझे तो उसके पास जाते हुए भी शर्म आएगी। कविता बोली, अंकित, तुमने हम बेसहारा औरतों से ही शादी की है। क्या पता यह लड़की भी तुम्हारे द्वारा इस कोठे से आजाद हो जाए और भगवान तुमसे खुश होकर तुम्हें औलाद का सुख दे दे। कविता की बात सुनकर अंकित चुप हो गया और यही सोचते सोचते कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन वह उस तवाइफ के अड्डे पर चला गया और उस औरत के हाथ में 50 लाख का चेक दे दिया। उसने कहा, इतने सारे पैसे क्यों? मैंने कहा, मुझे कोमल से शादी करनी है और आज के बाद इसका यहाँ से कोई भी लेना देना नहीं। वह एक नंबर की लालची औरत थी, इसलिए तुरंत हाँ कर दी। अंकित ने कविता यानी अपनी पहली पत्नी को उसकी मर्जी के अनुसार तलाक दे दिया, लेकिन वह उसी घर के एक कोने वाले कमरे में रहती थी। अंकित उसकी हर चीज का पूरा ध्यान रखता, लेकिन उसके पास कभी न जाता था। फिर अंकित ने कोमल से कोर्ट में जाकर शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। वह फटी फटी आंखों से यह आलीशान घर देख रही थी। कहने लगी, साहिब, क्या यह आपका घर है? आप तो बहुत अमीर हो। अंकित को उसका लहजा अच्छा न लगा, क्योंकि अब वह उसका पति था, कोई ग्राहक नहीं। अंकित ने कोमल का परिचय अपनी दोनों पत्नियों से करवाया और फिर बाद में कविता से भी करवाया और उससे कहा, इसको मेरे कमरे में छोड़ आओ। अंकित बाहर हॉल में बैठ गया, लेकिन न जाने क्यों वह कमरे में जाने से हिचकिचा रहा था। कोमल की जिंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द नहीं था, लेकिन बच्चे की खातिर मुझे यह जहर पीना पड़ रहा था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर अंकित कमरे में गया। तब तक कोमल सो चुकी थी। बेशक 3 शादियां की थी, लेकिन इतनी कम उम्र कोई भी न थी। सुबह जब मैं उठा, कोमल मुझे बड़ी हैरत भरी नजरों से देख रही थी। शायद मैं रात को आकर चुपचाप सो गया था, इसलिए मैंने उससे कहा, नाश्ता कर लो। यह कहकर मैं बाहर आ गया और कुछ देर बाद कोमल भी बाहर आ गई। मैं और मेरी तीनों पत्नियों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया और कुछ दिन बाद कोमल भी दूसरी पत्नियों के साथ घुल मिल गई और शादी को 6 महीने गुजर गए। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका अंकित को 20 सालों से इंतजार था। कोमल प्रेग्नेंट हो गई। अंकित को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और फिर 9 महीने तक अंकित ने कोमल का बहुत ध्यान रखा, बल्कि उसको कोई भी काम नहीं करने दिया।
जब डिलीवरी का समय करीब आया तो अंकित अस्पताल में लेबर रूम बैठा डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था कि जल्दी से कुछ खुशखबरी मिल जाए। और इतने में एक लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैं झट से खड़ा हो गया। डॉक्टर बोली, आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। माँ और बच्चा दोनों में से एक ही बच सकता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। यह कैसा इम्तिहान था। शायद मेरी किस्मत में औलाद ही नहीं थी। मैंने डॉक्टर से कहा, आप माँ को बचा लीजिए, और डॉक्टर अंदर चली गई। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर बाहर आई और बोली, सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। अंकित की आंख से आंसू बह रहे थे और फिर वो कोमल के पास गया। कोमल भी बहुत रो रही थी। अंकित ने कोमल का हाथ पकड़ते हुए कहा, यह सब किस्मत का ही खेल है और हमारी किस्मत में औलाद ही नहीं है।